हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। तो हमने जो चैप्टर था वो पूरा पढ़ लिया था। तो पहले तो सबसे पहले आप सब नए नए जैसे जैसे ऐड होते जा रहे हैं तो जो अपने जो पुराने लेक्चरर हैं वो देखते जाइएगा। बहुत सारे मेरे पास मैसेज भी आ रहे थे कि हम नए ऐड हुए, तो कोई बात नहीं, जो उनके लिए पुराने जो वीडियो रिकॉर्डेड है वो क्या है यूट्यूब चैनल पर अपने पहले से ही अपलोडेड है। तो आप उन चैनलों को कभी भी जब भी फ्री टाइम हो आप देख सकते हो, आराम से नोट्स बना सकते हो। उसके बाद में अपने पास जब भी क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो आज अपना जो मैं लेके आया हूँ वो क्या अपने पास क्वेश्चन नहीं करने हैं। तो सबसे पहले तो जो जो नए युवा साथी जुड़े हैं उन सभी का मैं दिलीप खंडेलवाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में। तो आपको करना क्या, देखो अपने पास जैसे ही अपने पास कुछ क्वेश्चन करते हैं आज, तो अपना चैप्टर खत्म हो चुका था। चैप्टर खत्म होने के बाद क्वेश्चन की बारी आती है। तो सबसे पहले देखो अपना फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है वो क्या कहता है, आपके सामने है फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन कि नॉर्टन परिपथ बनाओ और आरएल में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करो। एक चीज ध्यान रखना कि अपने पास जो जो थ्योरम पड़ी है उसी के बेस पे अपन कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो उस क्वेश्चन करने के बाद आपको देखो अभी कुछ भी लिखना नहीं है, केवल कानों में एयरफोन लगा के या स्पीकर कनेक्ट करके जो बोला जा रहा है, जो बोर्ड पर किया जा रहा है वो केवल आपको समझना है। क्योंकि जो ये क्वेश्चन है वो आपको नोट्स के रूप में भी आपको जो वीडियो के एंड में है मिल जाएंगे आपको। तो आप उस नोट्स को देखने के लिए क्या करें, वीडियो को कंप्लीट पूरा समझे। फिर उसके लास्ट में कुछ फोटो डाली गई है वीडियो में जो क्या करेगी आपके नोट्स के रूप में है, तो उसको आप आराम से लिख सकते हो और कुछ प्रॉब्लम हो तो वापस देख सकते हो। तो अपन बात करते हैं, आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना कि नॉर्टन परिपथ बनाओ और आरएल में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करो। देखो हमने नॉर्टन परिपथ थ्योरम पढ़ी थी, एक तो अपन ने पढ़ी थी थेवेनिन, दूसरी पढ़ी थी अपन ने नॉर्टन। तो देखो दोनों की चीज अलग अलग है। एक तो नॉर्टन की बात करते हैं तो सबसे पहले तो क्या करना है, ये नॉर्टन का डायग्राम दे रखा है जिसमें 8 ओम 4 ओम 8 ओम जो बैटरी दे रखी है वो 24 वोल्ट, और ये जो लोड दे रखा है वो कितना दे रखा है 36 ओम। फिर वो कह रहा है कि सबसे पहले तो नॉर्टन परिपथ बनाओ और आरएल में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करो। तो देखो सबसे पहले कि नॉर्टन परिपथ की बात करें, नॉर्टन परिपथ में अपन जानते हैं कि नॉर्टन परिपथ में जो रिक्वायरमेंट है वो किसकी है अपने पास, एक तो चाहिए अपने को आई ई क्यू जो अपन को निकालना होगा, दूसरा क्या चाहिए अपने को जेड ई क्यू। तो ये दोनों चीज चाहिए अपने को। तो अपन ने जो नॉर्टन थ्योरम पढ़ी है उसमें अपन जानते हैं कि जो जेड ई क्यू और आई ई क्यू कैसे जुड़े होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल में समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहले अपन को जो नॉर्टन परिपथ बनाना है उसके लिए रिक्वायरमेंट किसके, इन दो चीजों की, एक तो आई ई क्यू, दूसरा जेड ई क्यू। तो देखो जेड ई क्यू आप अच्छे से पहले भी सीख चुके हो, अगर नहीं सीखी तो आज वापस देख लो। सबसे पहले मैं क्या निकालता हूँ, फर्स्ट लेता हूँ अपने पास जेड ई क्यू का मान। तो देख लो जेड ई क्यू का मान कैसे निकालते हैं। तो देखो जेड ई क्यू को में करना क्या, अपने पास जो लोड है उसको हटाना है, लोड हटा कर क्या करना है अपन को, जो वोल्टेज सोर्स है उसको भी हटाना है। तो मतलब इसका यार यदि मैं नया डायग्राम बनाऊँ तो नया डायग्राम इसका कैसा बनेगा, देखो एक बार। तो ये बन जाएगा अपने पास, ये 8 ओम हो गया, ये 4 ओम हो गया। मैं छोटा ही डायग्राम बना रहा हूँ। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा जेड ई क्यू, यानी जेड ई क्यू का क्या निकालना है अपन को, मान निकालना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे यदि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ भी दिया हुआ नहीं है, दिया स्मॉल आर कुछ दिया होता है सेल का तब तो लगाते हैं, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या लगाएंगे, इसकी वैल्यू 0। तो ये हो जाएगा अपने पास, और ये हो जाएगा अपने पास कितना 8 ओम, ये हो जाएगा 4 ओम, और ये हो जाएगा 8 ओम। अब देखो इसमें बात करते हैं कि कौन सा I1 I2। यदि इसमें बात करें अपने पास ये जेड ई क्यू हो गया। अब जेड ई क्यू निकालने के लिए इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये इसका मान तो हो गया Z1 Z2 Z3, और ये हो गया अपने पास ZS। देखो जेड ई क्यू निकालने के लिए बताया था, यदि अपन जेड ई क्यू निकालते हैं तो क्या करें, इसका सिरा खोल देते, खोलने के बाद क्या होगा, जेड ई क्यू यहाँ से ऐसे ही रखना है और इधर इस साइड से अपन को देखना होता है। तो इस साइड से देखे तो देखो जेड ई क्यू का मान क्या आएगा, देखो यहाँ से चलेंगे तो Z2 प्लस में आएगा, ये Z2 प्लस में आएगा। जब यहाँ आएंगे तो ये वाले दोनों क्या है Z1 और ZS सीरीज में, और ये वाला क्या है पैरेलल में। तो ये हो जाएगा अपने पास Z1 यानी Z3 अलग हो जाएगा, और Z1 प्लस का ZS हो जाएगा, साथ में क्या हो जाएगा Z1 प्लस Z3 प्लस का ZS हो जाएगा। अब इसमें वैल्यू रखनी, ये अपन टर्म डेरिवेशन में भी थेवेनिन में भी निकाली, नॉर्टन में भी निकाली, तो आप निकाल सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। वैल्यू रखनी है, देखो Z2 कितना हो जाएगा 4 प्लस का Z3 कितना हो जाएगा 8, Z1 कितना हो जाएगा 8 प्लस का 0 अपॉन में Z1 Z3 ZS यानी 8 प्लस 8 प्लस का 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा अपने पास 4 प्लस 64 अपॉन में 16। तो ये टोटल हो जाएगा 4 प्लस 4, ये कट के 4 हो जाएगा। तो टोटल हो जाएगा जो जेड ई क्यू की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी अपने पास 8 ओम आएगी। यानी ये तो क्या निकल गया अपना जेड ई क्यू निकल गया। यदि ऐसा कोई भी सर्किट आए उसका जेड ई क्यू निकालना है तो सिंपल सा या तो फॉर्मूला याद रख लो, यदि फॉर्मूला याद नहीं रखते हो तो सिंपल सा कंसेप्ट बेसिक आपको यहाँ से इस साइड से चलना है।
तो इस साइड से चलोगे तो पहले ये Z2 आएगा तो Z2 लिख लिया, प्लस में ये दोनों सीरीज में, ये इसके पैरेलल में, तो Z3 Z1 प्लस ZS और ये आ जाएगा। तो ये तो क्या निकल गया अपना ZEQ निकल गया। अब यदि बात करते हैं दूसरी टर्म की, तो दूसरी टर्म में अपने पास कौन सी अपन को निकालना है, IEQ। तो IEQ का मैंने एक फॉर्मूला बताया था, देखो IEQ किसके बराबर होता है, IEQ बराबर होता है EEQ अपॉन में ZEQ के। कल अपन ने देखा था जब लोड को जीरो कर दिया था, ये वाला फॉर्मूला आया था नॉर्टन में। जब इसमें निकालना है, देखो मैं शॉर्ट में निकालने के लिए यही फॉर्मूला आप काम में लेना। तो देखो इसमें दूसरा पॉइंट क्या निकालना है अपन को, जब IEQ निकालना है उसके लिए रिक्वायरमेंट किसकी अपने को, EEQ की, यानी EEQ निकालना है, यानी इक्विवेलेंट वोल्टेज निकालना है। अब ये कैसे निकलेगा इक्विवेलेंट वोल्टेज, देखो इसका भी अलग से डायग्राम बनेगा। ये हो गया 8 ओम, ये हो गया 4 ओम। अब इसके सिरे को खोल देना है, प्लस माइनस 24 वोल्ट। ये क्या हो गया ZS, ये 8 ओम 8 ओम 4 ओम, ये क्या हो गया EEQ। अब क्या किया अपन ने यहाँ पे, क्या किया, इस सिरे को खोल दिया। तो सिरे को खोलने का मीनिंग है कि EEQ का मान निकालना है, मतलब इस सिरे को ओपन कर दिया, मतलब कह सकते हैं कि सर्किट कैसा हो गया अपना, अधूरा हो गया। यदि सर्किट अधूरा हो गया तो अपने पास कह सकते हैं कि ये वाला तो कोई काम का नहीं है, क्योंकि इसमें तो करंट जाएगी नहीं, आगे सर्किट जा ही नहीं रहा, तो ये वाला तो मीनिंगलेस हो गया अपना। अब इसमें वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे EEQ की, देखो वोल्टा विभाजन नियम मैंने बताया था। अब ये वोल्टा विभाजन किस पे निकालेंगे, किस पे, क्योंकि यहाँ पर वोल्टा निकालनी है, मतलब पैरेलल में वोल्टा समान होती है, यानी यहाँ पर जो वोल्टा आएगी वो यहाँ पर आएगी, कह सकते हैं अपन। तो जो EEQ का मान है वो यहाँ पर निकालते हैं अपन। तो वोल्टा विभाजन कैसे लगाते हैं, देखो वोल्टा विभाजन नियम क्या कहता है कि जहाँ पर वोल्टा निकालनी है उसका रेजिस्टेंस तो ऊपर, तो उसका रेजिस्टेंस ऊपर आ जाएगा 8, यानी कह सकते हैं कि ये वाला ऊपर आ जाएगा। फिर इसके जो 7 वाला था इस लूप में, वो तीनों नीचे ऐड हो जाएंगे, यानी 8, एक तो ये ऐड हो जाएगा, एक ये ऐड हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा, ये ZS ऐड हो जाएगा। तो ये आएगा अपने पास, और मल्टीप्लाई में क्या आएगा E, यानी मैं यदि इसका फॉर्म लिखूँ तो ये मान लिया ये Z1, ये Z2 और ये क्या है Z3 है। तो इसको मैं फॉर्मूले के रूप में लिखूँ तो देखो क्या आएगा अपने पास, वोल्टेज निकालना है तो Z3 ऊपर, ये तीनों नीचे, Z3 प्लस Z1 प्लस ZS इंटू क्या होगा अपने पास E हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अपने पास EEQ इज इक्वल टू, देखो Z3 की वैल्यू कितनी है, Z3 है अपने पास 8 अपॉन में Z3 8 प्लस 8 8 प्लस 8 और प्लस का क्या आ जाएगा 0 इंटू E कितना अपने पास, E कितना है 24 वोल्ट, तो ये हो जाएगा 24। सॉल्व करेंगे तो 8/16 इंटू 24, तो कितना रह जाएगा अपने पास, देखो 8 दूनी 16 और 12, तो ये अपने पास जो EEQ की वैल्यू आई वो कितनी है अपने पास 12 वोल्ट। ये हो गया अपने पास, देखो ZEQ आ गया, EEQ आ गया। अब अपन को क्या करना है, सिंपल सा है अपने पास जो नॉर्टन, देखो उसमें लिखा हुआ है कि नॉर्टन परिपथ भी बनाया ना, जब नॉर्टन परिपथ बनाएंगे फिर उसमें क्या निकलेगी, उसकी करंट निकलेगी। जब बात करते हैं नॉर्टन परिपथ की, तो देखो नॉर्टन परिपथ कैसे बनेगा अपना, यदि मैं बात करूँ नॉर्टन परिपथ यानी थर्ड पोर्शन। अब थर्ड पोर्शन में नॉर्टन परिपथ अपन जानते हैं कैसा बनता है अपने पास, यहाँ पे क्या होता है, कोई भी धारा स्रोत होता है IEQ, यहाँ पे क्या होता है अपने पास लोड होता है, और यहाँ पे क्या होता है अपने पास ZEQ होता है। तो देखो IEQ भी है अपने पास, ZEQ भी है, तो अपन को निकालना क्या, देखो IEQ निकालना है तो सबसे पहले यहाँ तो क्या निकला है EEQ, तो EEQ निकाला है तो अपने पास जानते हैं कि IEQ इज इक्वल टू क्या होता है EEQ अपॉन में ZEQ। तो ये कितना आएगा, देखो EEQ कितना है 12 वोल्ट अपॉन में Z कितना है 8 वोल्ट, तो ये कितना बच जाएगा अपने पास, जो IEQ की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी अपने पास, कट जाएगा तो 4 3 12 4 दूनी 8 एम्पियर। तो ये तो क्या आ गया अपना IEQ आ गया। अब देखो इसमें यदि मैंने निकाला था कि यहाँ पर क्या निकालना था अपन को IL निकालना था, तो ये IL निकालने के लिए अपन ने क्या फॉर्मूला काम में लिया था, ये फॉर्मूला अपन ने काम में लिया था। देखो यहाँ पर IL निकालना है तो IL कैसे निकाला था आपको याद ही होगा, फॉर्मूला कैसे काम में लिया था बताओ। IL निकालने के लिए क्या लिया था मैंने ZEQ, क्या क्या लिया था IEQ निकल गया। अब यदि IL निकालना है तो IL निकालने के लिए क्या करें ZEQ प्लस का ZL, तो क्या आएगा नीचे आएगा, और साथ में क्या आ जाएगा, इसमें भी कौन सा नियम लगाओगे आप, नियम वही लगाना है जो आप पहले से लगे, यहाँ पे वोल्टेज विभाजन लगाए, यहाँ पे कौन सा लगा दो धारा विभाजन लगा दो। देखो यहाँ पे करंट किस में निकालना है अपन को, यहाँ पे निकालना है IL में, यानी RL में प्रवाहित धारा पूछ रहा है, नहीं ये IL निकालना है।
तो यहाँ पे निकालने के लिए यदि करंट की बात हो रही है तो उसके ऑपोजिट वाला रेजिस्टेंस ऊपर आ जाएगा, यानी जेड ई क्यू तो कहाँ आ जाएगा अपना ऊपर। कौन सा नियम लगा रहे हैं, धारा विभाजन नियम। जेड ई क्यू ऊपर आ जाएगा, नीचे क्या आएगा, इन दोनों का ऐड आएगा, जेड ई क्यू प्लस का जेड एल आ जाएगा, और इंटू मल्टीप्लाई में क्या आएगा, आई ई क्यू आ जाएगा। देखो आई एल क्या आएगा अपने पास, जेड ई क्यू कितना है अपने पास, जेड ई क्यू आया 8 अपन में जेड ई क्यू 8 प्लस देखो जेड एल कितना है यहाँ पे 36 है, तो ये कितना हो जाएगा 36, और आई ई क्यू की वैल्यू कितनी है 3/2, तो ये कितना हो जाएगा 8/40, सॉरी 36 और 8 और 46 44 इंटू 3/2। तो देखो ये तो हो गया 4 और ये हो गया 11, यानी मैं कह सकता हूँ कि जो आई एल आएगा वो कितना आएगा अपने पास 3/11 एम्पियर आएगा। तो ये वाला अपना क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट रूप से सॉल्व हो गया। तो जो जो उसने पूछा था वो सब निकल गया अपने पास। देखो क्या क्या निकला। सबसे पहले वो पूछ रहा था कि नॉर्टन परिपथ बनाओ, तो नॉर्टन परिपथ तो ये वाला होता है, तो ये मैंने नॉर्टन परिपथ बना लिया। फिर कह रहा था कि आरएल में प्रवाहित धारा निकालो, तो आरएल में प्रवाहित धारा भी निकाल ली। तो जो अपना जो आंसर आएगा कितना आएगा 3/11 एम्पियर, यानी 3/11 एम्पियर। करना कुछ नहीं था इसमें। नॉर्टन परिपथ में अपन को जानते हैं कि एक तो आई ई क्यू होता है, दूसरा क्या होता है अपने पास जेड ई क्यू होता है दोनों, और आई ई क्यू जानते हैं अपन ई क्यू अपन में जेड ई क्यू होता है। ये तीन चीज आपको यदि पता है तो आप आसानी से इस सर्किट को सॉल्व कर सकते हो। तो जब ये तीन चीज पता है, तो तीन चीज पता है, सबसे पहले जेड ई क्यू कैसे निकालते हैं, तो जेड ई क्यू सर्किट बना लिया, इसका जेड ई क्यू निकाल लिया। ई क्यू कैसे निकालती है, तो ई क्यू बना दिया, ई क्यू निकाल लिया, और साथ में क्या निकाला फिर इसका नॉर्टन परिपथ बना दिया, और अपन ने आई एल निकाल लिया। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, वैसे नोट्स के रूप में भी आपको लास्ट में मिल जाएगा। हमारा जो दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, दूसरा नंबर का क्वेश्चन क्या है अपने पास, दूसरा नंबर का क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि थेवेनिन परिपथ बनाओ। तो थेवेनिन परिपथ बनाना है और अपने पास क्या निकालना है, आरएल में प्रवाहित धारा का मान निकालना है। तो ये दोनों चीज कैसे निकालते हैं ये भी मैं बता चुका हूँ आपको। तो इसके जो पहले वाला क्वेश्चन था वो कौन सा था अपने पास, नॉर्टन का था, तो नॉर्टन का बता दिया। अब बात करते हैं अपन थेवेनिन की। देखो थेवेनिन में अपने पास दो टर्म होती है अपने पास, एक तो होता है ई क्यू, तो एक तो अपन को क्या निकालना है यहाँ पे ई क्यू निकालना है, दूसरा क्या निकालना है यहाँ पे जेड ई क्यू निकालना है। तो जो नॉर्टन में अपन ने दोनों चीज निकाली है तो उसी तरह से आप निकाल सकते हो। केवल डिफरेंस क्या आएगा उसमें और इसमें, वहां पे जो नॉर्टन परिपथ बना था यहाँ पर थेवेनिन परिपथ बनेगा और उसका आई एन निकलेगा। तो यदि बात करते हैं, मैं देखो फर्स्ट पॉइंट की बात करता हूँ, कौन सा निकालता हूँ, जेड ई क्यू का मान, यानी इक्विवेलेंट ऑफ इम्पीडेंस का मान। तो वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट इम्पीडेंस निकालने हैं, जेड ई क्यू निकालने हैं, तो ये क्या हो जाएगा, देखो यदि मैं सर्किट डायग्राम फिर से बनाना हूँ, सर्किट आप हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा बनाने की कोशिश करना, जितनी बार बन सकता हो। जेड ई क्यू निकालने के लिए क्या करना है, यहाँ पे जेड ई क्यू हो जाएगा, ये अपना हो जाएगा 4 ओम, 2 ओम और 6 ओम, ये हो जाएगा अपने पास। यहाँ पे कुछ नहीं है तो इंटरनल वोल्टेज 0 है, तो जेड एस की वैल्यू 0। तो देखो ये तो क्या हो जाएगा Z1, Z2 और Z3। यदि मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो जेड ई क्यू का मान निकालना है, तो पहले की तरह ही निकालना है इसमें भी। तो जेड ई क्यू जब आप इस साइड से चलते हो तो Z2 तो क्या आ जाएगा, पहले आ जाएगा प्लस में। आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो तो ये फॉर्मूले रूप में आते हैं, उसको पहले लिखा करो Z1, Z2, Z3 मान के, फिर उसकी वैल्यू रखो, नहीं तो ऐसे गड़बड़ नहीं होगी, कोई मिस्टेक होने के चांस बहुत कम होते हैं ऐसे। Z2 हो जाएगा, जब आप यहाँ से चलोगे तो क्या हो जाएगा अपने पास, Z3 हो जाएगा, ये दोनों सीरीज में, तो ये क्या हो जाएगा Z1 प्लस का ZS अपॉन में Z3 प्लस का Z1 प्लस का ZS। अब देखो इसमें वैल्यू रख लो, Z2 कितना हो जाएगा 4 प्लस Z3 कितना हो जाएगा 6, Z1 और ZS 2 प्लस का 0 अपॉन में क्या हो जाएगा Z3 Z1 और ZS। तो Z3 Z1 और ZS यानी कितना है, Z3 Z1 और ZS यानी 6 प्लस 2 प्लस 0। देखो ये 0 है, ये 2 है और ये 6 है, तो हो गया अपने पास। तो अपने पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 4 प्लस ये आ जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, देखो इसको यदि काट ले तो यहीं पे, तो 4 प्लस 4 3 12 3 दूनी 8, तो ये हो जाएगा अपने पास 8 प्लस 3 अपॉन में 2, और 8 और 3 कितना होता है, 8 और 3 वही 11/2, यानी जो जेड ई क्यू का मान आएगा वो तो कितना अपना आएगा 11/2।
दूसरा क्या निकालना है अपन को? दूसरा निकालना है अपन को ई ई क्यू। तो ई ई क्यू कैसे निकलेगा? देखो ई ई क्यू की बात करते हैं। यदि दूसरे वक्त की बात करें बी पॉइंट यानी ई ई क्यू का मान, यदि ई ई क्यू का मान निकालना है तो वही वापस डायग्राम बनाओ इसका, चाहे छोटा बना लो पर बनाओ। ये ई ई क्यू हो गया, ये कितना है 2 ओम 4 ओम 8 ओम, ये हो गया जेड एस, ये हो गया प्लस माइनस कितना 12 वोल्ट, और ये हो जाएगा अपने पास ई ई क्यू। ये दो क्या हो गए? टर्मिनल हो गए। देखो थेवेनिन और नॉर्टन किस टर्मिनल की बात कर रहा है? कौन से नेटवर्क की बात करता है? टू टर्मिनल नेटवर्क की। तो यहाँ पे भी क्या है? ये सब टू टर्मिनल नेटवर्क। इसके जो पीछे वाला क्वेश्चन था उसमें भी क्या है? टू टाइप का नेटवर्क है, यानी टू टर्मिनल नेटवर्क है। तो ये हो जाएगा अपने पास जेड एस। अब बात करते हैं इसमें कि ये निकलने कैसे? अपने पास क्या निकालना है? अपने पास ई ई क्यू का मान निकालना है। ई ई क्यू का मान निकालने के लिए ये वाला सर्किट तो अधूरा है अपने पास, तो इसको तो छोड़ो। अपन यहाँ क्या करते हैं? यहाँ पर वोल्टा विभाजन नियम लगाते हैं। तो यहाँ पर जो वोल्टा आएगी वही यहाँ पे वोल्टा होगी। तो अपन कह सकते हैं कि यहाँ पे वोल्टा विभाजन नियम लगाए तो देखो ये Z1, ये Z2, ये Z3 और ये क्या है अपना ZS है। तो यदि यहाँ पे वोल्टेज निकालना है, वोल्टा विभाजन नियम की बात है, तो ये क्या Z3 तो ऊपर आ जाएगा अपॉन में Z1, Z2 और ZS, यानी Z3 प्लस का Z1 प्लस का ZS आ जाएगा। इंटू मल्टीप्लाई में क्या आएगा? ई आएगा। तो ई आ गया। तो देखो ई ई क्यू इज इक्वल टू कितना आएगा अपने पास? Z3 कितना है 8, Z3 8 प्लस 2 प्लस 0 इंटू मल्टीप्लाई में कितना 12। तो ये हो जाएगा अपने पास ई ई क्यू इज इक्वल टू, तो कितना हो जाएगा अपने पास? यानी ई ई क्यू इज इक्वल टू ये हो जाएगा अपने। देखो अपने पास ई ई क्यू का मान आ गया और जेड ई क्यू का मान आ गया। जब ये दोनों वैल्यू आ गई तो अब अपन को क्या करना है? इसकी सर्किट में आई एल धारा निकालनी है। तो आई एल धारा तो आप निकाल सकते हो आराम से। मिस्टेक तो नहीं की अपन ने? सॉरी मिस्टेक यहाँ हो गई कि यहाँ पे ये कितना था 6 ओम था, मैंने 8 लिख लिया। तो यहाँ पे कितना आएगा अपने पास? 6 ही आएगा। पूरे रॉन्ग हो गए। देखो यहाँ पे Z3 प्लस का Z1 प्लस का ZS, तो ये हो जाएगा अपने पास। देखो Z3 की वैल्यू कितनी 6 अपॉन में Z3 Z1, यानी 6 हो गया प्लस का Z1 कितना है अपने पास 2 ओम है, तो 2 हो जाएगा प्लस का 0 हो जाएगा इंटू ई कितना हो जाएगा 12। तो 6/8 इंटू 12। देखो ये 6 और 2 8 हो जाएगा 0। ZS का मान कुछ भी नहीं है तो 0 इंटू 12। तो ये हो जाएगा अपने पास कितना 2 चौक 8, 2 तिया 6, 4 तिया 12, यानी 9 वोल्ट। यानी जो ई ई क्यू का मान आएगा वो कितना आएगा अपने पास? 9 वोल्ट आ जाएगा। अब अपन को निकालना है। देखो अपने पास जो थेवेनिन सर्किट बनाना है, तो थेवेनिन सर्किट के लिए अपन को क्या चाहिए? एक तो ये ई ई क्यू चाहिए, दूसरा जेड ई क्यू चाहिए। तो दोनों की वैल्यू आ गई। अब अपन थेवेनिन सर्किट बनाते हैं। तो थेवेनिन सर्किट कैसे बनेगा अपना? देखो ये ई ई क्यू हो गया, ये क्या था जेड ई क्यू, कैसे जोड़ना है इसमें पास? ये क्या हो गया अपना जेड एल हो गया, और ये बन गया अपना थेवेनिन। तो तीनों की वैल्यू है अपने पास। ये वाला 5 ओम दे रखा है, जेड ई की वैल्यू निकाल चुके हैं और ई क्यू निकाल चुके हैं। यानी इसमें यदि आई एल की बात करें तो इसमें आई एल किसी डायरेक्ट ओम के नियम से निकलेगा। वी अपॉन में आर, तो वी की जगह तो क्या आ जाएगा ई ई क्यू, अपॉन में आर की जगह क्या आ जाएगा जेड ई क्यू प्लस का जेड एल आएगा। यही आएगा अपने पास। इसमें कोई भी नियम नहीं लगाना, सीधा सा ओम का नियम, क्योंकि क्या ये एक तरह से सिंगल सर्किट है। तो आई एल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? देखो ई ई क्यू का मान कितना 9, ई ई क्यू का मान 9, जेड ई क्यू का मान कितना है अपने पास 11/2, तो 11/2 प्लस का जेड एल कितना है अपने पास 5। तो ये कितना आ जाएगा 9, ये 2 ऊपर आ जाएगा और 11 प्लस 10, यानी ये बचेगा अपने पास 9 दूनी 18 और कितना 21। तो ये रह जाएगा अपने पास 3 6 18 और 3 7 21, यानी 6/7। यानी जो आई एल आएगा वो कितना आएगा अपने पास 6/7
एम्पियर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन कंप्लीट रूप से सॉल्व हो जाएगा। तो यही वाला क्या था अपने पास, देखो इसमें भी करना कुछ नहीं था, थेवेनिन परिपथ था। थेवेनिन परिपथ में क्या निकालना था अपन ने पास, आर एन में प्रवाहित धारा का मान निकालना था। तो सबसे पहले तो क्या निकाला अपन ने, जेड ई क्यू निकाल लिया। जेड ई क्यू निकालने के बाद ई ई क्यू निकाल लिया, और ई ई क्यू निकालने के बाद क्या बना दिया अपन ने, थेवेनिन सर्किट बना दिया और आई एल निकाल लिया। तो देखो अपने इस दोनों थ्योरम के क्वेश्चन कर चुके, कल भी किए थे आज भी किए, तो आपको अच्छे से तो क्लियर हो गया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। यदि कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में, या कमेंट बॉक्स में नहीं भेजते हो तो आप मेरे पास जो भी मैंने आपको सुविधा अवेलेबल करवा रखी है, इंस्टा हो, फेसबुक हो, व्हाट्सअप हो, टेलीग्राम हो, तो उस पर आप भेज सकते हो, तो उसका आपको रिप्लाई दिया जाएगा। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप उस मैसेज से कुछ भी पूछ सकते हो। तो अब लगभग आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में नहीं आता है तो एक बार आप एक काम करना, इस वीडियो को दोबारा देखना और भी ज़्यादा ध्यान से देखना, एकदम शांत वातावरण में देखना। तो वैसे इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसी सब्जेक्ट है, यदि समझ में आ जाती है तब तो अच्छे से आ जाएगी, और यदि नहीं आती है तो फिर सोचना भी बत की आएगी बाद में। तो साथ साथ पढ़ो, डेली वीडियो को साथ साथ देखो, तब तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी, आपको एग्जाम के टाइम में आसानी रहेगी। तो ये अपना था दूसरा क्वेश्चन, इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। देखो हम आते हैं अब थर्ड क्वेश्चन पे। हमने दो क्वेश्चन कर लिए, एक तो नॉर्टन का किया, दूसरा किया अपन ने थेवेनिन का। अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। तो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि R1 से प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करो। देखो इसमें एक सर्किट डायग्राम दे रखा है, जिसमें क्या क्या है अपने पास, दो वोल्टेज है, एक तो 12 वोल्ट की बैटरी है, दूसरी है अपने पास 6 वोल्ट की बैटरी, और चार क्या दे रखे अपन को, रेजिस्टेंस यानी आर की वैल्यू दे रखी। तो रेजिस्टेंस एक तरह से क्या इंपीडेंस ही होते हैं, तो अपन मान सकते हैं कि ये क्या एक तरह से इंपीडेंस यानी जेड की वैल्यू है। तो देखो इसमें पहले से ही दे दिया, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है और ये R4 है। जब इसमें पहले से दे दिया जाता है तो अपन को कुछ भी चेंज नहीं करना है, जो दिया हुआ उसी को मानते हुए इसको सॉल्व करना है। अब देखो इसमें केवल इतना पूछा है कि R1 से प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करो। तो आपको बहुत सारे कंफ्यूजन आ जाएंगे कि कौन सा मेथड लगाए, क्योंकि अपन ने तो इस चैप्टर में मेथड ही मेथड पढ़े। सबसे पहले नोड एनालिसिस पढ़ा है, फिर ओपन दो तो वो मेथड पढ़े थे, किरचॉफ के दो नियम थे, यदि उससे सॉल्व नहीं होता है तो क्या करते हैं अपन, दो मेथड और पढ़े अपन ने, कौन कौन से, ओपन एनालिसिस या नोड एनालिसिस, ये दो थे। तो ये दो मेथड और पढ़ने के बाद 5-6 थ्योरम पढ़ी। अब अपन देखते हैं कि कंफ्यूजन क्या होगा, आप इसमें कौन सा मेथड लगाए। तो देखो सिंपल से, जब तक आपको कोई भी थ्योरम का नाम पर्सनली नहीं दिया जाता है, जो इसके पीछे वाले क्वेश्चन थे उसमें क्या था, थ्योरम के नाम आपको पर्सनली दिए गए थे। अब यहाँ पे क्या, थ्योरम के नाम पर्सनली आपको नहीं दिए गए, तो आपको करना क्या है, कोई भी मेथड आप इसमें लगा सकते हो। तो मेथड लगाने के लिए देखो इसमें कौन सा मेथड आप अप्लाई करोगे। यदि आपके पास कोई भी थ्योरम का नाम नहीं आता है तो सिंपल सा है, आप जो किरचॉफ का सेकंड नियम था, वोल्टा का नियम, जैसे इक्वेशन बना के आप उसको सॉल्व करते थे, वैसे ही क्या करो, इसको सॉल्व करो। तो देखो यहाँ पे कुछ भी मेथड का नाम नहीं दे रखा ना कुछ थ्योरम का नाम है, तो सीधा सा इसको सॉल्व कर सकते हैं। R1 से प्रवाहित धारा का मान, यदि R1 से प्रवाहित धारा का मान देखे तो क्या क्या आएगा, सबसे पहले बात करते हैं। सबसे पहले तो इसमें आपको लूप का नाम देना होगा और करंट की डायरेक्शन देनी होगी, तो ये दोनों फिक्स कर लेते हैं अपन। देखो यहाँ पे ये वाला प्लस है, जो बड़ा होता है वो प्लस, छोटा होता है वो माइनस, ये प्लस और माइनस। यदि बात करते हैं ये कैसे चलता है अपने पास, करंट प्लस टू माइनस में चलता है। यदि मैं बात करता हूँ ये वाला करंट कहाँ आ रहा है अपना, I1, तो मान लिया कि यहाँ तक तो क्या आएगा अपना I1 आएगा। अब यहाँ पे जो सेकंड बैटरी, इस यहाँ से भी प्लस टू माइनस करंट आएगा, तो यहाँ से मान लिया कि कौन सा आएगा अपने पास, I2 आएगा। और जब ये क्या, आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, ये कोई अपन नोड पॉइंट मान लेते हैं, संधि बिंदु मान लेते हैं, तो यहाँ पे आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, आने वाली धारा क्या, I1 प्लस I2, तो ये कितना हो जाएगा, I1 प्लस का I2। यही हो गया अपने पास। देखो ये I1, ये I2 और ये धारा जाने वाली है, यानी I1 प्लस I2 क्या हो जाएगा, आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। तो ये हो जाएगा अपने पास सर्किट डायग्राम। अपन ने क्या किया, करंट की डायरेक्शन दे दी, क्योंकि करंट की डायरेक्शन डायग्राम में नहीं दे रही थी, तो बैटरी के अकॉर्डिंग अपन ने डायरेक्शन दे दी। अब अपन बात करते हैं इसकी लूप के नाम भी दे देते हैं, तो नाम दे दिया मैंने A, B, C, D, E और F। अब देखो अपन वही नियम लगा के इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो यदि फर्स्ट में लगाते हैं तो ये लूप फर्स्ट बनाते हैं अपन,
लूप फर्स्ट में क्या होगा, लूप वन बैटरी के साइड से लेना, जहाँ पॉसिबल हो वहां तक आप बैटरी के साइड से लेना, लूप ज़्यादा इजी रहेगा। देखो यहाँ से चलूंगा तो ये माइनस पहले आ रहा है, माइनस टर्मिनल, तो ये तो क्या हो जाएगा, देखो लूप ले लेता हूँ मैं, कौन सा लूप हो जाएगा, एफ ए ई बी ए में, ये लूप हो गया। इसमें यदि आप यहाँ से चलोगे तो ये माइनस पहले आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, माइनस का 12 वोल्ट, जो ऊपर चलेंगे तो प्लस का 8i1, प्लस का क्या हो जाएगा 8i1, फिर वापस यहाँ से चलोगे तो ये क्या है, प्लस का 2i1 प्लस i2 इज इक्वल टू, वापस इधर आओगे तो इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो गया, देखो 8i1 और 2i1, 10i1 प्लस का 2i2 इज इक्वल टू कितना 12, सभी में से 2 कॉमन आ सकता है, तो मैं ले सकता हूँ 5i1 प्लस i2 इज इक्वल टू 6। तो फर्स्ट इक्वेशन तो क्या हो गई, ये हो गई। अब यदि अपन सेकंड लूप की बात करें तो लूप सेकंड की बात करते हैं, तो लूप सेकंड कहाँ से चल रहा है, जहाँ से आप चलना चाहो, तो अपन चलते डी सी बी ई डी में। यदि आप इस साइड से चलते हो यानी माइनस, तो देखो जब डी से चलोगे तो माइनस टर्मिनल पहले आ रहा है बैटरी का, तो क्या हो जाएगा अपने पास माइनस का 6, ऊपर चलेंगे तो क्या आएगा प्लस का 2, करंट कौन सी i2, प्लस का अब क्या 4i2, तो ये हो जाएगा 4i2, प्लस का जब इधर चलेंगे तो कितना हो जाएगा 2i1 प्लस i2, ये हो जाएगा। तो देखो ये कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास 0। यदि इसको सॉल्व करते तो ये -6 तो उधर जाएगा, देखो i2 कितनी है 4 और 2 6, 6 और 2 8, यानी i2 तो कितनी है अपने पास, टोटल i2 है 8, i1 कितने हैं, i1 है अपने पास ओनली 2i1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, तो कॉमन आ रहा है तो ये कितना रहेगा i1 प्लस 4i2 इज इक्वल टू 6 यानी 3। देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई, इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। अब यदि मैं कोई से भी वैल्यू निकालने के लिए क्या करूँ, इनमें कोई भी एक टर्म सेम करके काटनी होगी तो क्या करें, वही प्रतिस्थापन मेथड लगा देते हैं। यानी मैं क्या करूँ, यदि आई इसको मल्टीप्लाई i2 को सेम क्या कि अपन को कोई से भी टर्म निकालो इसमें, यदि i2 या i1 निकालोगे तो i2 को मैं सेम बनाऊँ तो इसको मल्टीप्लाई करूँ 4 से और इसको करूँ 1 से, इसको 4 से करेंगे तो क्या होगा, देखो 5 और 20i1 प्लस का 4i2 इज इक्वल टू 24, इसको 1 से करेंगे तो वही i1 प्लस का 4i2 और इज इक्वल टू 3, माइनस माइनस और माइनस, तो क्या होगा इसमें, ये से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 20 में से ये जाएगा तो क्या बचेगा अपने पास 19i1 इज इक्वल टू 24 माइनस 3 यानी कितना 21। तो ये आ जाएगा अपने पास, जो i1 आएगा वो कितना आएगा 21/19, यानी ये तो क्या आ गया अपना i1 आ गया। यदि i1 आ गया, यदि i2 निकालना है तो क्या करें, कोई भी एक इक्वेशन में ये वैल्यू रख दो, तो अपने पास मान लो कि कौन सी इक्वेशन में रखें, कोई सी भी इक्वेशन में रख लो, यदि सेकंड में रखोगे तो क्या आएगा अपने पास i1 कितना अपने पास 21/19 प्लस कौन सा 4i2 प्लस का 4i2 इज इक्वल टू 3 है, तो ये हो जाएगा अपने पास 4i2 इज इक्वल टू 3 माइनस 21 माइनस 19। तो देखो ये इधर जाएगा तो ये कितना बचेगा 19 इंटू 3, तो 3 है 27 का 7, 57 माइनस का 21 अपॉन में क्या रहेगा 19 इंटू 4 भी आ जाएगा नीचे, तो ये क्या निकलेगा i2। तो i2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास, देखो 7 माइनस 1 6 और 5 माइनस 2 3, तो 19 इंटू 4, तो ये कितना हो जाएगा 9, तो i2 इज इक्वल टू कितना हो गया 9/19 हो गया। अब अपन को पूछा क्या, देखो i1 का मान भी निकल गया और i2 का मान भी निकल गया। अब अपन को पूछा तो केवल क्या है R1 से प्रवाहित धारा का मान, R1 से कौन सी धारा जा रही है अपनी i1 जा रही है, तो i1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 21/19, तो i1 तो कितना हो जाएगा अपने पास 21/19 हो जाएगा, तो ये तो हो गया अपने पास 21/19। ठीक है, अब यदि सेकंड की बात करें, ये तो हो गया अपना i1 इक्वल टू 21/19। यदि सेकंड की बात करें तो अब इसने जो पूछा था वो तो अपना निकल गया। अब यदि बात करते हैं अपन यहाँ से प्रवाहित धारा, यानी मान लो कि वो यहाँ से R1 से पूछता है या R3 से पूछता, तो मान लेता हूँ R2 से, ये तो क्या थी R1 से, यदि R2 से प्रवाहित धारा पूछता तो R2 से कितना आता अपने पास, R2 से i1 प्लस i2 जा रही है, तो ये क्या आता अपने पास i1 प्लस i2, i1 कितना है 21/19 प्लस i2 कितना है 9/19, तो ये कितना हो जाएगा 30/19, ये हो जाएगा अपने पास
अब क्या आएगा अपने पास, यदि ये वाला हो गया 30/19, यदि R3 की बात करें तो R3 से कितना जा रहा है, I2 जा रहा है अपने पास, यानी R3 से यदि प्रवाहित धारा की बात करें तो I2 तो वही अपने पास 9/19, और R4 से भी क्या आएगा 9/19। तो यही अपना क्वेश्चन था जिसमें क्या कह रहा था कि प्रवाहित धारा का मान। तो देखो इसमें यदि कोई पर्सनल थ्योरम का नाम नहीं आता है तो आप सिंपल सा किरचॉफ का सेकंड नियम लगाते हुए ऐसी इक्वेशन बनाते हुए इक्वेशन को सॉल्व करना है, और I1 I2 भी जो भी निकालना हो आप आसानी से निकाल सकते हो। तो देखो आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता जाएगा और क्वेश्चन उसमें ही सॉल्व होते जाएंगे। तो ये वाला आपका था क्वेश्चन नंबर 3। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास कि चित्र में एक वोल्टा स्रोत है, मान लिया कि अपने पास क्या है कोई भी वोल्टा स्रोत है और इसे एक तुल्य धारा स्रोत में परिवर्तित करो। अब ये पूछ क्या रहा है अपने पास, देखो दे रखा है तो क्या अपने को वोल्टा स्रोत और तुल्य धारा स्रोत यानी आई ई की ओपन को क्या निकालना है, फाइंड आउट करना है, या आई तुल्य धारा स्रोत में परिवर्तित करो। देखो इसका अपन थेवेनिन नॉर्टन से यदि देखें, क्योंकि इसमें अपन जानते हैं कि तुल्य धारा स्रोत और वोल्टा स्रोत या तो किस में आता है, या तो थेवेनिन में आता है, नॉर्टन में आता है। तो अपन बात करते हैं कि यदि आई आई क्यू निकालना है तो सबसे पहले मैं इसको इस तरह से डायग्राम में बना सकता हूँ। ये तो क्या हो गया अपना, यानी टू टर्मिनल की बात हो रही है इसलिए दिमाग में आ जाएगा कि थेवेनिन नॉर्टन। तो ए और बी टू टर्मिनल हो गया, ये कितना है अपने पास 8 किलो ओम, तो ये हो गया 8 किलो ओम। ये कितना है अपने पास 10 वोल्ट। अब ये कह रहा है क्या निकालना है अपन को निकालना है सबसे पहले वोल्टा स्रोत को धारा स्रोत में परिवर्तित करो। यदि वोल्टा स्रोत को धारा स्रोत में, यानी मैं यहाँ पे क्या ई क्यू निकाल सकता हूँ क्या, यहाँ से निकाल सकता हूँ, क्योंकि यदि ई क्यू की बात करें, देखो यहाँ पे ई क्यू की बात करें तो ई क्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे वोल्टेज यही रहेगा पैरेलल में, तो जो ई क्यू का मान है वो तो कितना हो जाएगा अपने पास 10 वोल्ट। देखो छोटा सा क्वेश्चन है, कोई भी ज्यादा बड़ा नहीं है। ई क्यू इज इक्वल टू 10 वोल्ट हो जाएगा। ये क्या दे रखा है अपन को, जेड ई क्यू, तो जेड ई क्यू कितना हो जाएगा अपने पास 8 किलो ओम। अपन को निकालना क्या, धारा स्रोत यानी आई ई क्यू। अपन जानते हैं कि आई ई क्यू कितना होता है, ई क्यू अपॉन में जेड ई क्यू। तो ई क्यू कितना है अपने पास 10 वोल्ट अपॉन में 8 वोल्ट इज इक्वल टू 5/4। अब देखो ये एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे ये क्या किलो ओम में दे रखा है। जब ये वाला किलो ओम में है तो जो अपना करंट आएगा वो कितना आएगा, एम ए मिली एम्पियर में आएगा। तो इस तरह से आएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि जो आई ई क्यू की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 1.25 मिली एम्पियर। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। करना कुछ भी नहीं है, अपने को क्या दे रखा था, केवल चित्र में एक वोल्टा स्रोत दे रखा था, इससे एक तुल्य धारा स्रोत में क्या चेंज किया है। तो यहाँ पे आई ई क्यू हो गया, तो अपने पास जो डायग्राम था उसमें से क्या किया अपन ने, आई ई क्यू करके निकाल दिया। तो ये 10 वोल्ट, ये 8 किलो ओम, ये ई ई क्यू। तो ई ई क्यू तो 10 वोल्ट था, जेड ई क्यू 8 किलो ओम था, तो ये कितना हो गया अपने पास 1.25 एम ए। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो, क्योंकि ये वाले फॉर्मूले अपन ने पढ़े हैं, आई ई क्यू जेड ई क्यू निकालना। यदि इसमें बात करें, ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो ये वाला क्या कह रहा है अपने पास कि चित्र में एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है, यानी क्या दे रखा है अपन को, आई ई क्यू दे रखा है। आई ई क्यू दे रखा है तो इसे एक तुल्य वोल्टा में परिवर्तित करो। देखो इसमें ये वाला सर्किट डायग्राम कैसा, यदि थेवेनिन का डायग्राम ऐसा ही था अपने पास, तो ये क्या था अपना जेड ई क्यू था, और ये क्या था अपना ई ई क्यू था। यदि यहाँ पे बात करें तो ये डायग्राम कैसा है, नॉर्टन का है। तो नॉर्टन का डायग्राम कैसा था अपने पास, ये आई ई क्यू था, ये क्या था अपने पास जेड ई क्यू था, और यहाँ पे क्या था अपने पास लोड था। तो इस तरह से था। तो अपन बात कर सकते हैं कि जो जेड ई क्यू का मान होगा वो कितना होगा, यदि टू टर्मिनल के बीच की बात कर रहा है तो जेड ई क्यू तो कितना हो जाएगा अपने पास 10 किलो ओम। यदि आई ई क्यू दे रखा है क्या, देखो आई ई क्यू की कुछ वैल्यू इसमें दे रखी थी। आई ई क्यू अपन को दे रखा है 2.5 एम ए, यानी ये कितना दे रखा है अपन को 2.5 एम ए। यदि आपको ये फिक्स है कि यदि रेजिस्टेंस आपका किलो ओम में होगा तो जो आई होगा वो कितना होगा
2.5 यानी मिली एम्पियर में ही होगा। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास 10 और 2.5 यानी अपन को निकालना क्या है, वोल्टेज स्रोत यानी ई ई क्यू निकालना है। तो इसका भी फॉर्मूला पता है अपन को, आई ई क्यू इज इक्वल टू ई ई क्यू अपॉन में जेड ई क्यू। ई ई क्यू निकालना होगा तो क्या होगा, ई ई क्यू इज इक्वल टू जेड ई क्यू और आई ई क्यू। जेड ई क्यू का मान कितना है 10 इंटू 1 2.5, तो ये कितना आ जाएगा, ई ई क्यू इज इक्वल टू लगभग 25 वोल्ट। देखो वोल्टेज तो वोल्टेज ही रहेगा, इसमें कुछ भी चेंज नहीं आएगा। ये क्या था आपका क्वेश्चन था। तो ये वाले आपके लगभग इलेक्ट्रॉनिक्स के जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो करा दिए, एग्जाम में आ चुके, ये क्वेश्चन इसलिए कराए। तो ये वाले क्या थे अपने पास, इस टाइप से आपके कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए तो आपको सॉल्व करना है अभी। तो आपका चैप्टर के साथ आपके जो क्वेश्चन वाला आज की क्लास थी वो यहीं पे समाप्त होती है। अब आपको नेक्स्ट क्लास में क्या करना है, नेक्स्ट क्लास में आपको करना क्या है कि इसके बाद एक क्वेश्चन सीरीज वीडियो पे अपलोड कर दी जाएगी, उसमें 10 या 12 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे। तो उसमें वही करना है आपको क्वेश्चन को, जो मेरी क्लास का व्हाट्सअप नंबर है जो BCS फिजिक्स क्लास के नाम से मैंने ऐड में दे रखा है फर्स्ट पेज पे वीडियो पे, तो वहाँ से आपको करना क्या, वो नंबर एक तो सभी में सेव करना है। देखो मैं लिख देता हूँ वापस की करना क्या है। जो मेरा नंबर है वो क्या है 787763 122। तो इसको आप पहले तो अपने पास मोबाइल है उसमें BCS फिजिक्स क्लास के नाम से सेव कर लीजिए इस नंबर को सेव करने के बाद क्या होगा अपने पास, इसमें अपन को जो भी मैं क्वेश्चन सीरीज दूंगा तो क्वेश्चन सीरीज का आपके आंसर निकालने हैं। एक दिन का टाइम मिलेगा आपको, तो उसके आंसर जैसे ये वाला पेज लेआउट है तो कोई भी पेज लेना है, प्लेन पेज लेना है, उसमें आपका नेम, कॉलेज नेम यानी आप किस कॉलेज से हो और कौन सी जगह से हो, यानी जो नेम लिख लेना, कॉलेज नेम लिख लेना और आपके नंबर लिख लेना, ये 3 चीज़ तो जरूरी है। तो ये आपको लिखना, ये इसलिए लिखा रहा हूँ क्योंकि मुझे भी पता रहे कि मेरी वीडियो कितने जनों द्वारा देखा जा रहा है, कितने उसको रेगुलरली पढ़ रहे हैं और कितने से रेस्पॉन्स आ भी रहा है। तो वो चीज़ मुझे देखनी है। तो कॉलेज नेम, नंबर और नाम लिख लेना, ये हो जाएगा। और इसके बाद क्या करना है 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो ये वाले क्या हो जाएंगे आपके जितने भी क्वेश्चन आएंगे सीरीज में, 10 आए 15 आए 20 आए, तो उसको आपको क्या करना है ऑब्जेक्टिव टाइप में जो भी आंसर मिलेगा उसका, जैसे किसी का ये आ गया, किसी का बी आ गया, किसी का डी आ गया, तो इस टाइप से क्या करने वो आंसर लिखने और उस पेज का क्लियर फोटो लेके मेरे को इस व्हाट्सअप नंबर पे, चाहे व्हाट्सअप पे भेजो, चाहे इंस्टाग्राम पे भेजो, चाहे फेसबुक पे भेजो, जैसे भी आप भेजना चाहो तो भेज सकते हो। टेलीग्राम भी है अपना और व्हाट्सअप भी इसी नंबर पे बना हुआ है, बाकी इंस्टा ऐप भी भेजते हो, जैसे आपको सुविधा हो उस टेस्ट सीरीज का क्या करना है आपको क्वेश्चन लिख के भेजना है। तो क्वेश्चन का आपका नंबरिंग भी की जाएगी, जितने भी होगा, नेगेटिव मार्किंग तो नहीं होगी पर नंबरिंग जरूर की जाएगी। तो आपको वापस रेस्पॉन्स भी दिया जाएगा कि आपको भी कितने मेहनत की जरूरत है, आप कितने लॉस में हो। तो उससे आपका खुद का क्या होगा, ऑफलाइन में तो क्या होता था हम कभी भी क्वेश्चन दे दिया तो क्वेश्चन देने के बाद क्या होता है लड़के सॉल्व करते थे, कोई नहीं करते थे तो पता लग जाता था कि इसको समझ में नहीं आया। अब ऑनलाइन में ऐसा पॉसिबल है नहीं क्योंकि पता लगा नहीं सकते, तो पता लगाने के लिए यही एक तरीका है। तो आपको ईमानदारी से ये पेज लेना है, इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करके उसमें जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आपको लिखकर वापस रिटर्न में भेजना है मुझे, तभी मुझे पता लग सकता है। तो आप सभी को धन्यवाद। तो ये चैप्टर अपना यहीं पे ख़त्म होता है, तो इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ क्वेश्चन की सीरीज आएगी।